चोमांकान ये समुदाय का सबसे विस्तृत और महंगा सामाजिक धार्मिक समारोह है जो 4 दिनों तक लगातार बिना रुके चलता है। जो सामाजिक धार्मिक समारोह है, इस औपचारिक निमंत्रण त्योहार में आने के लिए आपको किसी स्पेशल इनविटेशन की जरूरत नहीं है। आप इसमें चोमांकन में आपको आने का मन है तो आप आ सकते हैं। कर्बी मान्यताओं के अनुसार मृतक के बाद भी जीवन में विश्वास करते हैं, लेकिन स्वर्ग और नर्क, जैसे कि मैं बोल चुका हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, हेल एंड हेवन का कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। तो इसके बाद जो मुख्य तौर पर हम त्योहार देखते हैं उसमें आता है रोंकेर यानी रोंकेर को हम बोले कि रोंकेर इज बेसिकली वर्शिप ऑफ प्रोटेक्टिव स्पिरिट ऑफ विलेज। यानी ये त्योहार 5 जनवरी से 5 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें ग्रामवासियों की बुराइयों और विपत्तियों से बचने के लिए प्रार्थना किया जाता है। और मुख्य रूप से जो बटा हुआ है रोंकेर वो है वोफोंग रोंकेर, चोंगकोंग रोंकेर, आजो अरोंकेर, लोंगरी अरोंकेर। जैसा कि मैं त्योहार के बारे में बता चुका हूं, आपको कुछ जी गांव की सुरक्षा के लिए, ये गांव की सुरक्षा के लिए किया जाता है रोंकेर। इसके बाद आते हैं हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता हूं कि कर्बी में कहते हैं कि जब टेक्सटाइल का जिसने डिजाइन किया, जिसने बुनाई कटाई के बारे में बताया, जो एक देवी के रूप में हम मान सकते हैं, जो एक देवी के रूप में प्रकट होके हमें ये बताती है कि देवी हमें बताती है कटाई बुनाई की, जो टेक्सटाइल का जो डिजाइन है अपने पत्तों, फूलों, पर्वत, पहाड़ों से हमें आविष्कार करके हमें बताती है, हमें कर्बी समुदाय को। ऐसे मान्यताओं के अनुसार, ऐसे लोक कथाओं में इसका जिक्र है। तो मैं आपको बताता हूं, जिसमें मैंने चित्र के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश की है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये मैंने बनाया है चित्र का सिरदिहुन, जो कि एक देवी के रूप में, जिसने बताया हमारे कर्बी समुदाय को कि किस तरह बुनाई और कटाई की जो कला है, जो सिखाने का, जो हमें सिखाने का कह सकते हैं कि हमें बताया अपने पहाड़ों, अपने फूलों, अपने वनस्पतियों, अपने पेड़ पौधे, रंगों का भी कह सकते हैं, इसमें रंगों का भी आविष्कार जो उन्होंने किया है वो कह सकते हैं कि सिरदिहुन ने। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने इसको प्रकृति से जोड़ने का कोशिश किया है। इसके फूल आप देखेंगे, गुलाब के फूल, इनके जो बालों को मैंने प्रकृति से जोड़ा है। कह सकते हैं हम हमारे आदिवासी समुदाय में कह सकते हैं ये एक देन की तरह है। हमारे पूर्वजों ने हमें ये एक कह सकते हैं एक गिफ्ट के तौर पर हमें सिखाया है। एक कह सकते हैं हमें ये हमारे गिफ्ट के तौर पर है हमें। इसे मैंने कोशिश की है, और इसमें जो मैंने प्रयोग किया है रंगों का, वो प्राकृतिक रंग है, जिसमें मैंने पत्तियों को पीसकर आप कह सकते हैं टर्मरिक को पीसकर, अलग अलग फूल, अलग अलग पेड़ के छिलके, अलग अलग आप देख सकते हैं प्रकृति से जो रिलेटेड उसको मैंने अपना एक कलर इजाद किया अपने पूर्वजों से सीखकर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपने कला, अपने संस्कृति को किस तरह संरक्षण किया,
हम देख सकते हैं आज भी गुफाओं में हम आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आज भी संरक्षित है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं आज भी देखने को मिल जाता है। हम गुफा में देखेंगे या किसी पत्तों में आज भी इसके शिलालेख में देखेंगे। आज अभी हम म्यूजियम में जाएंगे, इसका इसका आज भी कह सकते हैं इसका आज भी अस्तित्व आज हम देख सकते हैं म्यूजियम में इसका पूरा। तो इसी तरह इसकी कोशिश की मैंने, इसका ही मैंने दूसरा बनाया है अपने कल्पनाओं के कारण। आप देख सकते हैं सेरदिगुन कि किस तरह वो प्रकृति से हम कह सकते हैं हम प्रकृति को हमने गुरु के तौर पर माना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने बादलों से, फूलों से और अलग अलग रंगों से सीखा है हमारे देवी ने, सेरदिगुन ने। जो आप देख सकते हैं तो इस तरह सेरदिगुन ने हमें पियामांग कहते हैं, ये हमें बताया, बुनाई की कला सिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उषा मैम। इसके बाद मैं आपको अगले पॉइंट पे ले जाना चाहूंगा विदाउट डिले। आशा करता हूं आप सभी को सुनाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूं, आज ये मेरा पहला कह सकते हैं पहली बार है मेरा, तो थोड़ा ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूं। या विवाह करने का रिवाज जो है, कहते हैं हेम्फू, यानी जो क्रिएटर है हेम्फू मुकरांग रासिंगजा, जो क्रिएटर है अर्थ का। तो ये कर्बी मान्यताओं के अनुसार कहते हैं खुद कार्बी समाज में विवाह की जो परंपरा है वो खुद हेम्फू यानी देवता ने शुरू की थी। ऐसा कहा जाता है कि हेम्फू यानी देवता कार्बी लोगों के बीच लांगमिनपो यानी एक भाई के रूप में पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपनी बहन की शादी रासिंगजा की शादी रांगमुक्रांग से कराई। और इस तरह कह सकते हैं कि विवाह का जो कार्बी समाज में औपचारिक रूप से संपन्न पहला विवाह जो माना जाता है वो कहते हैं इस रासिंगजा और रांगमुक्रांग का नाम से माना जाता है। और आदामासार को यानी विवाह को हम मुख्य रूप से 6 चरणों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो मैं पहला बोलता हूं। पहला जो चरण होता है वो निंगसो कचिंगवाई जी हाँ के नाम से जाना जाता है। इसमें लड़के की जो माँ है वो मिलकर सामने शादी की बात रखती है। और जो अगला चरण है वो है पिसो केहांग में होता है। इसमें लड़के के परिवार वाले औपचारिक रूप से लड़के के परिवार वाले पिता से लड़की का हाथ मांगने जाते हैं। जो तीसरा चरण है कि पत्नी, इसमें लड़के के परिवार वाले अंतिम रूप से सहमति पूछी जाती है कि जो कहते हैं ओंग, जो कर्बी में ऐसा मान्यता है कि ओंग असुपी से नहीं यानी मामा की लड़की ओंग असुपी हेनलो ओंग पे नी असुपी ने नी असुपो हेनलो मीना है, यानी मामा की जो लड़की है उससे अगर हम शादी करें तो इसे शुभ माना जाता है। जो तीसरा चरण है परिवार वाले लड़की के घर जाते हैं और शादी की जो तारीख है वो तय करते हैं। तो उससे हम आजो आर्नी के भा क्या कहा आदाम कांथुर यानी शादी वाले दिन इसमें शादी को मुख्य हिस्सा संपन्न होता है। और शादी की अगली सुबह एक अनुष्ठान होता है, कहते हैं वुर के माथा कहते हैं, कहा जाता है। इसके अंतर्गत पूजा होती है और बाद में दुल्हन का पिता दुल्हन को अपने पति के घर यानी ससुराल चलने के लिए कहता है। एक तरह से कहें तो लड़की की विदाई के रूप में से कह सकते हैं हम कि
और जो उसके बाद जो चरण है आंगदेंग किचौक, आंगदेंग किचौक कहते हैं जिसे हम। इसके बाद पिसो रिसो के, हाँ ये जो आखिरी चरण है, जो अंतिम चरण है, इसमें होता है पिसो रिसो में कहते हैं जो शादी के बाद, यानी मान सकते हैं कि शादी के बाद 1 हफ्ते बाद लड़की अपने कपड़ों को शादी के बाद अपने ससुराल में जो लेके गई है वो वापिस, यानी अपने माँ के घर में वापिस लाती है, तो इसे कह सकते हैं। जी जी, इसके बाद मैं बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि अपने आगे यानी चित्र के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा मैं बात को आगे बढ़ाते हुए अपने चित्र के माध्यम से समुदाय में कह सकते हैं सपनों का भी बहुत महत्व होता है। कहते हैं सपनों एक कह सकते हैं कि सपनों एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, जिससे पता चलता है हमारे आगे के बारे में, पता चलता है कि हम किस तरह जाए, किस तरह इसको आगे बढ़ाए, किस तरह ये हमारे लिए अच्छा है कि अच्छा नहीं है, इसके बारे में हम अगर हमको जानना हो, अगर एक तरह से ये किंवदंतियां, ये एक हमारे लोक कथाओं में इसका जिक्र है कि हमारे ड्रीम, जिसे सपनों का महत्व है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन में कहूंगा, तो मैं आपको सपनों का महत्व मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मेरे कामों में, मेरे चित्र में, मेरे आप स्केच में आप ये अक्सर पाएंगे कि सपनों का महत्व है। तो मैं बात को आगे बढ़ाते हुए दिखाना चाहूंगा। आप देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं आप, ये जो पेड़ के ऊपर में है, इसे हम कह सकते हैं कि हेमताब, इसे करबी भाषा में हेमताब कहते हैं, जो पेड़ के ऊपर में टेम्पोरी रूप में, परमानेंट नहीं लेकिन टेम्पोरी रूप में इसे हम हेमताब, जो खेत खलियान को अगर देखना हो, जिसकी रखवाली करनी हो, तो हम इसको हम देख सकते हैं कि इस तरह से हम खेत खलियान को अपनी सुरक्षा के तौर पे देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, रात का जिक्र है, आप देख सकते हैं रात का, ये जो मैंने पेंटिंग बनाया है इसका नाम मैंने रोंगबिन रखा है। कहते हैं रोंगबिन यानी एक रहस्यमय गांव, रहस्यमय गांव। ऐसा कार्बी समुदाय में आज भी ऐसे मान्यताएं हैं कि एक रहस्यमय गांव है जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, और ये मान्यताएं हैं। तो मैंने इसका एक काल्पनिक रूप में चित्रण के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। धन्यवाद। जिसमें अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सपनों का जो महत्व है और सपनों को जो बांटा गया है, जो बांटा गया है, मैं आपको बताऊंगा सपनों के बारे में। हमारे समाज में सपनों का बहुत महत्व है। हम सपनों के कई अर्थों को वास्तविक जीवन की घटनाओं से जोड़कर देखते हैं, और हमारे में ये माना जाता है कि सपने 3 प्रकार के मुख्य होते हैं, जिसे कहते हैं मांग जांगरे, जो कि पॉजिटिव सपना होता है, जिसे सकारात्मक संबंध होता है, जिसका वास्तविक जीवन से सकारात्मक संबंध होता है, उसे मांग जांगरे कहते हैं। जैसे हम, और दूसरे नंबर पे जो आता है वो है मांगकाय। मांगकाय यानी जिसका वास्तविक जीवन से कोई मेल नहीं। सपोज आप मान लीजिए कि मैं अपने हाथों से हाथी को एक हाथ से उठा रहा हूं, एक हाथ से मैं अपने हाथों से हाथी को उठा रहा हूं, जिसका वास्तविक जीवन में कोई मीनिंग नहीं है। जो इस तरह के जो सपने होते हैं उसको मांग जांगरे कहते हैं। अच्छा, अब तीसरे तरह के जो सपने होते हैं,
जो तीसरे तरह के जो सपने होते हैं वो है मांग फूमेंग, यानी जिसका वास्तविक जीवन में कोई अर्थ नहीं है होता है। और हमारे में सपनों को देवता या पूर्वजों के संदेश के रूप में जीवन में कई महत्वपूर्ण अर्थों में समझा जाता है। इसलिए सपनों को कह सकते हैं एक ज्ञान, सूचना और प्रेरणा महत्वपूर्ण स्रोत की तरह हम कह सकते हैं। सपनों को सांकेतिक रूप में भविष्य की सूचना दे रहा है, इस तरह से कह सकते हैं हम। और अप्रत्यक्ष रूप में भविष्य की अनकही घटनाएं रूप में भविष्य की अनकही घटनाएं जो आने वाली है, जिसका मार्गदर्शन हमें कर रहे हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं, जो हम इसके जरिए हमें बताया जा रहा है। जैसे आप कह सकते हैं कि कहते हैं सपनों में अगर हम खट्टा खाएं तो हमें थोड़ी सी गाली सुनने को मिलती है, इस तरह कह सकते हैं। या इसका कह सकते हैं कि पेड़ पौधों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, और प्रत्येक पेड़ और पौधों को अथवा किसी हिस्से को अपना अलग अलग अर्थ में कह सकते हैं, मान सकते हैं। और इसका मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर हम एक बच्ची को देखें, अपने सपनों में आगमन होते हुए देखें, तो ये बीमार होने का एक प्रतीक होता है। या खुद को नग्न अवस्था में अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं हमको कहीं शर्मसार होना पड़ेगा, कहीं शर्म खाना पड़ेगा। इस तरह की मान्यताएं हैं, इस तरह की मान्यताएं अब भी प्रचलित है, और हम इसको एक कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अभी भी ये प्रचलित है हमारे लोक कथाओं में, लोकगीतों में। हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज ऐसा हमें बताया करते हैं। इसके बाद मैं अपने चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा आप सबको पता कि हम हैं, और इसी को प्रतीक के रूप में, इसी को इंस्पिरेशन के रूप में मैंने अपने दादी को समर्पित, अपने नानी को समर्पित करते हुए, अपने बुजुर्गों को समर्पित करते हुए मैंने ये चित्र बनाया है। इसको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये नानी मेरी नानी है, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इयरिंग है, इसे करबी भाषा में नोथेंगपी कहते हैं, नोथेंगपी। और अब भी जो आप देख सकते हैं, ये दुख इसे बोलते हैं, जो फेस टैटू जो कह सकते हैं। आज भी ये एक लाइन की तरफ से जो यहाँ से जो यहाँ तक जो लाइन आता है, अभी भी टैटू के तौर पर हम देख सकते हैं। अभी भी ये कल्चर जो है ये अपनाया जाता है आज भी। तो इसे आप देख सकते हैं। इसके दादी माँ की लाइनिंग के जरिए देख सकते हैं वो कितनी खुश है, आज भी कितनी खुश है वो। और हमने तो सीखा है सीमित चीजों में खुश रहना। हमने तो सीखा है अपने जल, जंगल, जीवन, अपने पर्वतों, सीमित चीजों से हमने खुश रहना सीखना है। हमने ज्यादा की कभी मांग नहीं की। हमने इंसानियत को हमेशा बढ़ावा दिया है। हमने सीखा है अपने बुजुर्गों से कि हमने सच्चाई का मोड़ अपनाना है। हमने सीखा है अपने बुजुर्गों से कि किस तरह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को अपनी जानकारी, अपनी लोक संस्कृति, अपनी लोक कथा का संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण के तौर पे मैं कह सकते हैं, ये जो चित्र मैं बना रहा हूँ इसे कह सकते हैं एक सांस्कृतिक संरक्षण अपने कार्बी समुदाय, ना सिर्फ कार्बी समुदाय, अपने पूरे पूर्वोत्तर राज्य की जो ट्राइबल है, अपने भारत, अपने पूरे विश्व के जो ट्राइबल और अपने को जोड़ने का, अपने स्तर पर जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास मेरे कला के जरिए। धन्यवाद जी। और इसी को मैंने चित्रण करते हुए अपने सिर्फ और सिर्फ कलम से इस चित्रण को बनाया है। आप दिखा सकता हूं, देख सकते हैं। ये दादी जो दिख रही है, इसे फी कहते हैं, फी सारपी, यानी फी मतलब दादी नानी दोनों के लिए जो यूज करते हैं हम दोनों के लिए। ये ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि पिता की तरफ से है तो ये दादा या दादी, इस तरह नहीं।
फी यानी फी दोनों दोनों के लिए प्रयोग होता है, दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो मैंने दिखाया है, कोशिश की एक छोटी सी कि किस तरह अपने सीमित साधनों में आज भी हमारे पूर्वज कितने सीमित चीजों में खुश रहना सिखाया है। आज देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के करते आज कितना सब कुछ बदल गया है। आज सब कुछ बदल रहा है, हर क्षेत्र में बदल रहा है। जी शुक्रिया प्रमोद जी। अब मैं अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि कार्बी जनजाति में जो लोक विश्वास है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। कार्बी जनजाति में अनेक प्रकार के लोक विश्वास प्रचलित है। उसमें से मैं कुछ को कहना चाहता हूं। जैसे उल्लू अथवा शियार के चिल्लाते हैं तो इसको अर्थ में हम बोल सकते हैं कि कई संकेत आने वाला है। जैसे कह सकते हैं परिवार में किसी की मृत्यु तक हो जा सकती है, ये कह सकते हैं। और दूसरा जो लोक विश्वास है ये भी है कि यात्रा के समय में अगर बिल्ली अथवा सांप अगर रास्ता काटे तो यात्रा भंग होता है, या बिल्ली और जोर से चिल्लाने लगती है तो संकेत, तो कह सकते हैं शुभ आरंभ नहीं कहते हैं। ऐसा कि सब में भी होता है शायद ऐसा। जी और बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा, कार्बी जनजाति में विनिमय प्रथा पूर्वोत्तर की लगभग सभी जनजातियों में विनिमय प्रथा का प्रचलन है। कार्बी जनजाति में विनिमय प्रथा है, विशेष रूप में कृषि कार्य में भी एक दूसरे को सहायता करते हैं। पठार से धान काटकर घर लाने में सहायता करने के लिए गृहस्थ अपने समाज को बिनती बात, जैसे कि कहते हैं पान सुपारी यानी बांता बिथी यानी पान तामुल, करबी में कहें बांता और बिथी को पान तामुल कहते हैं। जैसे कि पैसे और सुपारी और पान सुपारी को देकर पैसा देकर अनुरोध किया जाता है। एक निश्चित दिन में समाज के लोगों श्रमिक के रूप में जाते हैं और काम के अंत में सामूहिक रूप में रुपए दिए जाते हैं। गृहस्थ अपनी इच्छा से रुपए देते हैं। श्रमिक वर्ग कोई जोर जबरदस्त नहीं करता इसमें कि जो अपने मन से जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं, ऐसा कोई। जी इस प्रकार से जो धन का जो संग्रह होता है, धान का जो संग्रह होता है, वो कह सकते हैं वो गांव के उत्सव और अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से खर्च किया जाता है। और किसी के घर में जब मछली मारना या तालाब में पकड़ना हो, सब इसमें मदद करते हैं। और ये सब होने के बाद इसे कह सकते हैं इसे मिल बांट के खाते भी हैं। और इसे जो इसमें जो मदद करते हैं मछली पकड़ने में, उसको एक रेस्पेक्ट के तौर पे हॉर अलांग कह सकते हैं राइस बियर दिया जाता है, एक रेस्पेक्ट के तौर पे, तो इसे हम कह सकते हैं। तो और अगर हम दूसरी बात करें कि कोई विधवा स्त्री जो शारीरिक अथवा आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, वो समाज को अपने किसी काम में मदद करने के लिए समाज के अधिकारी में, जैसे कि उनको अगर कुछ हेल्प चाहिए होगा, सहायता चाहिए होगा, तो वो मदद मांग सकती है। जैसे कि गांव बुरा या कह सकते हैं साथे यानी गांव का जो विलेज का जो हेड होता है, उससे अगर सहायता मांगते हैं तो वो जरूर उसका अनुरोध को मानते हैं। और अनुरोध करने के बाद वो निश्चित दिन तय करके उनकी जो मदद करते हैं। और इस तरह देख सकते हैं गरीब और सभी वर्गों में किसी को भी सहायता अगर चाहिए हो तो इसका जरूर कह सकते हैं जरूर उनका मदद किया जाता है।
अब मैं समुदाय में जो कह सकते हैं पूजा उपासना धर्म के तौर पे कह सकते हैं आप, एग्जैक्टली धर्म के तौर पे भी नहीं बोल सकते, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रकृति जो कार्बी समुदाय है वो प्रकृति के पूजक है। जी हाँ, प्रकृति के पूजक है। कार्बी समुदाय ये मानते हैं कि प्रकृति के हर कण कण में भगवान है, और इसे हम हमारे लिए कोई विशेष अनुमति नहीं है कि हम इसको पूजा करें। ये सभी रूपों में प्रचलित है, सभी में भगवान है। और हम अगर माने तो ही अर्णाम यानी कह सकते हैं कि अगर इस संसार में अगर अच्छी आत्माएं हैं तो बुरी आत्माएं भी हैं, यानी यिन एंड यांग का कंसेप्ट अगर हम देखें कि जैसे कि महत्व है दोनों का। अगर जैसे कि आपको मैं इजी आसान शब्दों में कहूं, अगर रात है तो दिन भी है। रात का महत्व तभी होगा जब दिन है। रात के बिना दिन अधूरा, दिन के बिना रात अधूरा है। उसकी जो अच्छाई तभी होगी जब रात होगा। तो इस तरह कह सकते हैं, इस तरह की जो पद्धति है इसको हम मानते हैं, और हम प्रकृति के पूजक हैं। आज भी हम प्रकृति की उपासना करते हैं, प्रकृति के रूप को मानते हैं, हर रूप को मानते हैं। पहाड़ से लेके मेयरना, सिनिंगरना, लांगरना, अजंता अर्नाम, मतलब ऐसा मानते हैं कि सभी में भगवान है। तो इस तरह कह सकते हैं प्रकृति दोनों को पूजते हैं। हम अच्छाई को भी पूछते हैं, इसकी बुराई को भी पूछते हैं, दोनों का। इसका कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हमको भगवान को पूजे जाने पर हमें किसी निश्चित रूप में कि इसका लोभ नहीं है कि आप हेल में जाने मिलेगा, हेवन में जाने मिलेगा, नहीं। नर्क और स्वर्ग का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो इसी तरह है, इसको हम कह सकते हैं, हम जो है ये कंटिन्यू रहता है मरने के बाद। तो हम प्रकृति के इस रूप को पूछते हैं आज भी हमारे कार्बी समुदाय। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा, इसी को मैंने चित्रित रूप में कि हमारे कार्बी समुदाय में जो प्रकृति की जो चित्रण है, जो प्रकृति को जो पूछते हैं हम, कि प्रकृति हर कण कण में बसता है, हर जगह बसता है। जी हाँ, तो हम कह सकते हैं इसी को मैंने चित्रित रूप में, काल्पनिक रूप में अपने चित्रों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह हम जुड़े हुए हैं। हम जुड़े हुए हैं अपने प्रकृति से, अपने वन से, अपने जल से, अपने जमीन से। हम सभी रूप में हम, और लास्ट में आप देख रहे हैं किस तरह हम एक हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो मैंने बनाया है ये बोंक्रोक कहा जाता है इसे। और देख सकते हैं इसमें प्रतीकों का जो देख सकते हैं, वोजारू, इसे बहुत महत्व दिया जाता है। सभी को देख सकते हैं आप, उसका पूरा महत्व है। आप शायद देख पा रहे हैं इसको। जी, इसके बाद मैं बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा खान पान में, कि कार्बी समुदाय में किस तरह के खान पान को हम अपनाते हैं, जिसमें कह सकते हैं कांगमोय कहते हैं, उबला हुआ कांगमोय, खार के रूप में इसे कहते हैं। खार मिलाकर, काला तिल मिलाकर खार, कांगमोय, कलांगदांग, जो आपको पता होगा, वन ऑफ द मेरा फेवरेट भी है उसमें से। आप कह सकते हैं जो बैम्बू शूट कहते हैं, आप भी पता होगा जो, जी, जिसे हम बैम्बू शूट को हेनऊप कहते हैं। जी, हेनऊप कहते हैं, और बहुत पसंदीदा है। ये आप देख सकते हैं हमारे आदिवासी समुदाय में जो आप खाने का जो टेस्ट है वो आप देखिए, जो मुख्य धारा के जो साइड है जो उससे थोड़ा अलग है। हम यहाँ पे तेल का ज्यादा प्रयोग नहीं करते, ज्यादा मसाला
यूज नहीं करते। तो आप देख सकते हैं जो कांगमोय कलांगतांग हैंड ऊप से जो, और स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेंथू यानी सूखी मछली भी हम बहुत शौक और चाव से खाते हैं इसे। और आप देख सकते हैं मुख्य तौर पे कह सकते हैं हम इस तरह के खान को आज हम खाते हैं। और इसके बाद जी हाँ, बांस की संस्कृति, जी हाँ। तो इसके तौर पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज देख सकते हैं आज भी हम कितने अनजान हैं। आज इस तरह के ग्रुप, इस तरह के पत्रिका से हम सारे युवा जो देख रहे हैं, हमें जम्मू कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार कन्याकुमारी तक जो हमें देख रहे हैं, हम सारे भाइयों को एक साथ एकजुट होकर जोड़कर हमें आगे आने की जरूरत है। जब हम एक साथ आएंगे, एक साथ हम अपने सवालों को उठाएंगे, जब आज हम एक साथ अपने बातों को रखेंगे सबके सामने, तभी मैं समझता हूँ हम अपने बातों को रख पाएंगे। आज हमें जरूरत है, आज हमें सभी लोगों को एकजुट होकर सामने आने की, तभी हम कह सकते हैं एक साथ हम आ सकते हैं, एक साथ अपने समस्या का हल, जल जंगल जीवन का, हम अपने पर्वतों को देख सकते हैं कितना खनन हो रहा है, प्रकृति से रिलेटेड बहुत अभी आप देख रहे हैं महामारी, आप कह सकते हैं पेंडेमिक, ये एक भयावह रूप है प्रकृति का, कह सकते हैं एक तरह से सांकेतिक रूप है हमारे लिए कि हम अभी संभल जाए। अभी भी हमें ये सचेत एक तरह से कह सकते हैं हमें ये बताया जा रहा है कि अभी भी हमें संभलने का मौका है। हम अपने जो भी हमसे भूल हुई है हम उसे संभालें, अपने मिस्टेक को सुधारें। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आज हमें सामने आने की जरूरत है। जी सर, आपने सही फरमाया। तो आपको मैं अभी अपने चित्र के माध्यम से अपने दूसरे चित्र को दिखाकर उसके बारे में प्रस्तुति दिखाना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं आज भी करबी समुदाय में मुख्य रूप से अपने कृषि पर ही निर्भर है, अपने वनस्पति पर ही निर्भर है। आज भी देखेंगे, आज हमसे जो वादा किया जाता है मुख्य धारा से, हम पे कह सकते हैं ये जो हमें वादा किया जाता है विकास के नाम पे कि हमारे यहाँ विकास होगा, लेकिन जो कह सकते हैं कि जो कथनी और करनी में जो अंतर है देख सकते हैं वो है नहीं। हमें विकास के नाम पे झूठा दिलासा दिया जाता है कि हम इसकी आस लगाए रहते हैं कि हमारे यहाँ विकास होगा, हमारे यहाँ भी हमें भी शिक्षा का वही शिक्षा का कह सकते हैं। जी मैम, कोशिश कह सकते हैं शिक्षा लाभ मिलेगा कह सकते हैं, लेकिन हम इस आस में ही रह जाते हैं। हमसे ये कहने तक ही सीमित रह जाता है, ना कि कथनी करनी में कह सकते हैं बहुत फर्क होता है। हमसे ये वादा तक ही ये सीमित रह जाता है, आप कह सकते हैं। इसी चीज को मैंने चित्रित रूप में और दिखाया कि अपनी आर्थिक व्यवस्था को आप देख सकते हैं, अपने सराउंडिंग को मैंने, जी हाँ, विकास के नाम पे हम पे विनाश हो रहा है, हमारे ही प्रकृति को खनन आप देख सकते हैं। लाखों की संख्या पे आज हमारे पेड़ कटाए हो रहे हैं। आप देख सकते हैं असम में आप देख जो प्रॉब्लम जो न्यूज है उससे हमसे धुंधला किया। मोनी